जय हिंद। पॉलिटी की आज की क्लास में हम बात करेंगे आर्टिकल 20 के बारे में। राइट टू फ्रीडम का दूसरा राइट है आर्टिकल 20। आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम का पहला राइट है, जिसके बारे में अपन ने पिछले सेशन में बात की थी। आर्टिकल 20 की इंपॉर्टेंस इस बात से समझी जा सकती है कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान नेशनल इमरजेंसी इंपोज की जाती है अंडर आर्टिकल 352। नेशनल इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 359 के अंडर प्रेसिडेंट को ये पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं। हालांकि ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सही नहीं है। फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड नहीं होते हैं। फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन हो रहा है तो हमारे पास में ये पावर होती है कि हम कोर्ट जा सकते हैं। ये जो राइट टू रेमेडी है, इसको सस्पेंड कर दिया जाता है नेशनल इमरजेंसी के दौरान अंडर आर्टिकल 359। लेकिन सिंपल भाषा में समझने के लिए कह दिया जाता है कि फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। नेशनल इमरजेंसी के दौरान किसी भी सूरत में आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, और इसी बात से आर्टिकल 20 और 21 की इंपॉर्टेंस समझी जा सकती है। आज अपन आर्टिकल 20 पढ़ेंगे। आर्टिकल 20 बात करता है अबाउट प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। पुराने टाइम पे, राजाशाही के टाइम पे नियम कानून से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। राजा जब चाहे तब गर्दन कलम कर सकता था। शक्ल अच्छी लगी नहीं लगी इस बात पे डिसीजन हो जाता था। आज की डेट में ऐसा नहीं हो सकता। अनरीजनेबल तरीके से किसी को पनिश नहीं किया जा सकता, परेशान नहीं किया जा सकता। अगर किसी ने क्राइम किया है तो उसको पनिश किया जाएगा, कन्विक्ट किया जाएगा, और अगर क्राइम नहीं किया है तो परेशान नहीं किया जाएगा। यही प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है आर्टिकल 20 में। देखो शुरू करते हैं। आर्टिकल 20 का क्लॉज 1। क्लॉज 1 पढ़ने से पहले अपने को एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ ये क्या होता है? बड़ी सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो कोई भी ऐसा कानून जिसे बैक डेट से लागू किया जा सकता है उसे बोल देते हैं अपन एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कोई एक्टिविटी है ए, और ये आज तक क्राइम नहीं थी। आज सरकार बैठी और 2023 में एक कानून लेकर आई जिसके थ्रू इस ए एक्टिविटी को क्राइम बना दिया गया। तो एक तो बड़ा सिंपल तरीका है कि आज से ये वाली एक्टिविटी क्राइम है। एक दूसरा तरीका ये भी है कि सरकार कानून में ही ये लिख दे कि ये जो ए क्राइम है ये बैक डेट से लागू होगा। मान लो 2015 से लागू होगा, मतलब 2015 के बाद से जिन लोगों ने इस ए क्राइम को किया है उन सबको कोर्ट में पेश किया जाएगा, ट्रायल चलेगा, और अगर साबित हो गया तो उन सबको अकॉर्डिंगली पनिश किया जाएगा। ऐसे कानून जिनको बैक डेट से लागू किया जा सकता है उनको बोलते हैं अपन एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। आर्टिकल 20 का क्लॉज 1 इज नॉट एन एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। आर्टिकल 20 के क्लॉज 1 में ये कहा गया कि बैक डेट से इनको लागू नहीं किया जा सकता। कुछ एक्सेप्शंस हैं, पहले क्लॉज 1 देखते हैं। क्लॉज 1 में दो बातें कही गई हैं। एक तो नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस except for violation of a law in force at the time of the commission of the act। जिस टाइम पे कोई एक्ट किया गया है उस टाइम पे वो एक्ट अगर कानून की किताबों में क्राइम है तो किसी इंसान को कन्विक्ट किया जाएगा, पनिश किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि मान लो कोई एक्टिविटी एक्स है, ये 2023 में क्राइम डिक्लेयर कर दी गई है, इसके लिए कानून बना दिया गया है, लेकिन 2010 में ये क्राइम नहीं थी और 2010 में किसी इंसान ने इसको परफॉर्म किया। तो अब 2023 में हम ये नहीं बोल सकते हैं कि 2010 में जिस आदमी ने इसको परफॉर्म किया था उसको भी पनिश किया जाएगा, क्योंकि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ जो है वो आर्टिकल 20 की क्लॉज 1 में प्रोहिबिटेड है। और दूसरा हिस्सा 20 क्लॉज 1 का क्या कहता है? नॉर बी सब्जेक्टेड टू अ पेनल्टी ग्रेटर देन that which might have been inflicted under the law in force at the time of commission of the offense। मतलब जब क्राइम किया गया उस टाइम पे उस क्राइम का जो मैक्सिमम पनिशमेंट था वो दिया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं दिया जा सकता, उतना ही दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल सिचुएशन ये हो सकती है कि किसी आदमी ने कोई क्राइम किया बी 2010 में,
और 2010 में इस क्राइम की मैक्सिमम सजा थी 3 इयर्स, और ये केस चलता रहा और 2023 में पहुंच गया। 2023 में सरकार ने क्या किया, इस कानून में कुछ बदलाव किए बी क्राइम के में, और अब जो मैक्सिमम सजा है वो है 12 इयर्स। तो अगर 2023 में इस 2010 के केस का फैसला होगा तो इस आदमी को 12 साल की सज़ा नहीं दी जाएगी, क्योंकि जिस टाइम पे इस आदमी ने इस क्राइम को परफॉर्म किया था उस टाइम पे मैक्सिमम सज़ा थी 3 साल, तो इसको मैक्सिमम 3 साल की ही सज़ा मिल सकती है। तो 2 बातें कह रहे हैं कि एक तो सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लिए पनिश किया जा सकता है जो कि कानून की किताब में अपराध हैं उस टाइम पे जिस टाइम पे वो एक्ट किया गया, और दूसरा सिर्फ उतना पनिशमेंट दिया जा सकता है जितना उस टाइम पे था जिस टाइम पे वो एक्ट किया गया था। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है कि ये जो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है कि बैक डेट से लागू नहीं हो सकता, ये सिर्फ क्रिमिनल लेजिस्लेशंस पे लागू होता है। प्रोहिबिट्स स्टेट फ्रॉम गिविंग रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट टू क्रिमिनल लेजिस्लेशंस। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब बैक डेट। क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जैसे मर्डर, रेप है, किडनैपिंग है, ये वगैरह वगैरह, ये जो है ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं। तो सिर्फ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ पे ये लागू होता है, सिविल लेजिस्लेशंस पे ये लागू नहीं होता। सिविल लेजिस्लेशंस को तो रेट्रोस्पेक्टिव बैक डेट से भी लागू किया जा सकता है और प्रोस्पेक्टिव आगे की किसी डेट से भी लागू किया जा सकता है। सिविल लेजिस्लेशंस या सिविल क्राइम्स क्या है, जैसे डिवोर्स वगैरह है, फैमिली लॉज वगैरह के जो भी डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं वो हैं, या फिर टैक्स है, ये सब सिविल लेजिस्लेशंस में आते हैं। सिविल लेजिस्लेशन को बैक डेट से लागू किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, मान लो 2015 में 1 करोड़ कमाने वालों पे टैक्स था सिर्फ 30%। अब 2023 में सरकार ने कानून बनाया और बोला कि 1 करोड़ कमाने वाले लोगों को 50% टैक्स देना पड़ेगा, और ये लागू हो रहा है बैक डेट से 2015 से। मतलब 2015 से 2023 तक जो लोग 1 करोड़ कमा रहे थे उन्होंने 30% टैक्स तो ऑलरेडी दे दिया है, और अब उनको 20% और देना पड़ेगा इस 2015 से 2023 के ड्यूरेशन का, क्योंकि सिविल लेजिस्लेशंस को बैक डेट से लागू किया जा सकता है। तो 3 बातें हैं कि एक तो आर्टिकल 21 क्लॉज 1 क्रिमिनल लेजिस्लेशंस पर ही लागू होता है, क्रिमिनल लेजिस्लेशंस को बैक डेट से इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। दूसरा, जिस टाइम पे कोई एक्ट किया गया अगर वो उस टाइम पे कानून की किताब में अपराध है तो ही आदमी को पनिश किया जा सकता है, और सिर्फ उतना पनिश किया जा सकता है जितना कानून की किताब में पनिशमेंट लिखा हुआ है। ये बात करता है क्लॉज 1। और इसके बाद है आर्टिकल 20 का क्लॉज 2। क्या कहता है? नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। बेसिकली किसी इंसान ने कोई क्राइम कमिट किया, उस क्राइम के लिए उसको 1 से ज़्यादा बार पनिश या प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, फांसी का एग्जाम्पल सुना होगा आपने कि किसी को फांसी दी जानी थी, और मान लेते हैं किसी भी वजह से रस्सी टूट गई, कुछ भी हो गया और वो फांसी नहीं लग पाई, तो अब उस इंसान को दोबारा फंदे पे नहीं लटकाया जा सकता, क्योंकि एक क्राइम के लिए किसी भी इंसान को 1 से ज़्यादा बार पनिश या प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। ये कहा गया है आर्टिकल 20 के क्लॉज 2 में। एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ डबल जियोपार्डी। बेसिकली जब किसी इंसान को उसके एक क्राइम के लिए 1 से ज़्यादा बार पनिश किया जा सकता हो तो बोला जाता है डबल जियोपार्डी। इस डबल जियोपार्डी को आर्टिकल 20 का क्लॉज 2 प्रोहिबिट करता है। लेकिन इसमें भी एक कैच है कि ये भी सिर्फ क्रिमिनल कोर्ट्स पे लागू होता है, सिविल कोर्ट, डिपार्टमेंटल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ पे लागू नहीं होता। मतलब एक एग्जांपल, एक सिनेरियो देखो। मान लेते हैं कोई एक आदमी है और उसने कोई क्राइम कर दिया ए, और ये जो ए क्राइम है ये क्रिमिनल लॉ के तहत भी क्राइम है और ये सिविल लॉ के तहत भी क्राइम है। दोनों कोर्ट्स में इसके ऊपर केस चल रहा है। क्रिमिनल कोर्ट ने भी इसको पनिश कर दिया और सिविल कोर्ट ने भी इसको पनिश कर दिया। तो अब ये आदमी ये नहीं कह सकता कि मेरे को एक क्राइम के लिए 1 से ज़्यादा बार पनिश किया जा रहा है, क्योंकि आर्टिकल 20 के क्लॉज 2 में सिर्फ क्रिमिनल कोर्ट्स को इंक्लूड किया गया है, सिविल कोर्ट्स को इंक्लूड नहीं किया गया है। दूसरा सिनेरियो, मान लेते हैं किसी पुलिस ऑफिसर ने कोई क्राइम कर दिया और उसको क्रिमिनल कोर्ट ने जेल दे दी। जैसे इसको जेल हुई, पुलिस डिपार्टमेंट ने इसको डिसमिस कर दिया
तो अब ये पुलिस ऑफिसर ये आर्ग्यू नहीं कर सकता कि मेरे को एक क्राइम के लिए 2 बार पनिश किया जा रहा है, एक तो जेल भेजा ही गया क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा, ऊपर से मेरा डिपार्टमेंट भी मुझे डिसमिस कर रहा है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़, डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज़ भी आर्टिकल 20 क्लॉज 2 का पार्ट नहीं है। और फिर आता है आर्टिकल 20 का क्लॉज 3, क्या कहता है? नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। किसी भी इंसान को खुद के अगेंस्ट गवाह बनाने के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा। एक कॉन्सेप्ट है सेल्फ इंक्रिमिनेशन का। सेल्फ इंक्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट मतलब कि जब कोई खुद के अगेंस्ट ही गवाह बन सकता हो, और इस चीज़ को आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 प्रोहिबिट करता है। बट ये भी सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पे ही लागू होता है, सिविल प्रोसीडिंग्स पे लागू नहीं होता। और ये सिर्फ पुलिस ऑफिसर्स को, पुलिस को बाइंड करता है, जुडिशरी को नहीं करता। मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी है बी और पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया मर्डर के चार्जेस पे। पुलिस ने इससे पूछताछ की और ये बोला कि नहीं मैंने क्राइम नहीं किया, मैंने मर्डर नहीं किया। पुलिस ने इससे किसी भी तरीके से कन्फेशन लिखवा लिया, निकलवा लिया, कोई भी, चाहे इसने इच्छा से दिया हो, चाहे पुलिस ने इसके साथ मारपीट की हो। पुरानी बॉलीवुड की पिक्चरें देखी होंगी कि हीरो को पुलिस बांध लेती थी, पानी चल रहा है ऊपर से, डंडे चल रहे हैं पीछे से और मारे जा रहे हैं कि बोल तूने किया मर्डर, और हीरो बोल रहा है कि नहीं मैंने मर्डर नहीं किया। फिर माँ बहन को ले आए, उनको परेशान कर रहे हैं, और फिर फाइनली हीरो बोला कि हाँ मैं मानता हूँ मैंने किया मर्डर। लेकिन बॉलीवुड मूवीज़, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा नहीं है इन्होंने, इनको पता नहीं है कि पुलिस अगर ऐसा कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट ले लेती है किसी भी क्रिमिनल से, तो उसको कोर्ट में एविडेंस की तरह से सबमिट नहीं किया जा सकता, एडमिट नहीं किया जा सकता। लेकिन जुडिशरी पे अप्लाई नहीं होता। अगर कोई इंसान अपनी इच्छा से जज के सामने ये बोलता है कि मैंने क्राइम किया है, तो वो एडमिसिबल है, उसको एविडेंस की तरह से ट्रीट किया जाएगा। अच्छा, आर्टिकल 20 का क्लॉज 3, इट डज नॉट एक्सटेंड टू कंपल्सरी प्रोडक्शन ऑफ मटीरियल ऑब्जेक्ट्स। मटीरियल ऑब्जेक्ट्स के प्रोडक्शन पे ये अप्लाई नहीं होता। कंपल्शन टू गिव थंब इम्प्रेशन, स्पाइसमैन सिग्नेचर, ब्लड सैंपल, उस पर भी अप्लाई नहीं होता। अब देखो, पुलिस ने चाहे ज़बरदस्ती तुमसे ब्लड सैंपल लिया हो, चाहे तुमने अपनी इच्छा से दिया हो, ब्लड ग्रुप तो वही रहेगा। या थंब इम्प्रेशन चाहे इच्छा से दिया हो, चाहे ज़बरदस्ती लिया गया हो, थंब इम्प्रेशन तो वही रहेगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए इनको एक्सक्लूड भी किया हुआ है। या फिर कंपल्सरी एग्जीबिशन ऑफ द बॉडी, आपको किसी क्राइम के लिए अरेस्ट किया गया और अब पुलिस को देखना है कि बॉडी पे कहीं कोई निशान, कुछ ऐसा तो नहीं है जिसकी वजह से प्रूव हो सके कि आपने किया है या नहीं किया है, तो उस पे भी ये लागू नहीं होता। आपकी बॉडी को एग्जिबिट किया जा सकता है, हाँ तरीके से, कायदे से किया जाएगा, उसका ध्यान रखा जाता है। एक बड़ा फेमस केस है, लक्ष्मीकांत में इसके बारे में बात नहीं की गई है, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010 केस। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी इंसान को पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए, ब्रेन मैपिंग के लिए और नार्को एनालिसिस के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये आर्टिकल 20 के क्लॉज 3 को वायलेट करता है और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ को वायलेट करता है। पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग, नार्को एनालिसिस आए दिन न्यूज़ पे रहते हैं। पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो पढ़ो इनके बारे में। और ये बात हो गई आर्टिकल 20 के बारे में। यहाँ तक कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।